मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद हैं, तब आपने ही इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले की सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है, मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर, वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर कैटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो। उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली। हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी। यदि हम लोग जिद कर कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर, अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी।
सर आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे, तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया। अगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है। काश तुम मेरे साथ होते बेटा, बहुत याद आती है तुम्हारी। इतनी रात गए कौन हो सकता है? तुम? नमस्ते ससुर जी। अरे अरे, तुम अंदर क्यों चली आ रही हो? और कौन ससुर जी? किसके ससुर जी? कौन हो भाई तुम? यादाश्त तो ठीक है ना आपकी ससुर जी? मैं पायल, आपकी बहू। और कौन? इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये मेरी बहू पायल नहीं है। अगर ये झूठ है ससुर जी तो कह दीजिए। अभय और मेरी शादी दिल्ली में हुई थी, ये भी झूठ है। दिल्ली? पकड़ा, झूठ पकड़ा इंस्पेक्टर। अभय और पायल की शादी दिल्ली में नहीं, मेरठ में हुई थी। इसका झूठ पकड़ा गया इंस्पेक्टर। ठीक है मनोहर जी, शादी के फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए जिससे आपकी बात प्रूव हो सके। फोटोग्राफ्स?
फोटोग्राफ्स तो नहीं है इंस्पेक्टर। दरअसल उनकी शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि कैमरामैन बुला ही नहीं पाए। लेकिन मेरे बेटे के मोबाइल से एक फोटो खींची गई थी, वो उसके कमरे में है, चलकर देख लीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, ये रही। ये क्या? इस फोटो में ये लड़की कैसे आ गई? मनोहर जी, इस फोटो में तो आपके बेटे के साथ ये लड़की पायल है, हैं? आह, आह, आह। मनोहर जी, आप बात करने की हालत में हैं क्या? जी कर सकता हूँ। मनोहर जी, अगर ये नकली पायल है तो असली पायल कहाँ है? और आप जी इंस्पेक्टर, शादी के कुछ दिनों बाद ही पायल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो हर छोटी बात पर झगड़ा लेकर बैठ जाती थी और एक दिन अचानक वो एक लेटर छोड़कर अपने किसी यार के साथ गायब हो गई। लेकिन उसके परिवार ने हमारे खिलाफ पायल को गायब और मारने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस आए दिन अभय को परेशान कर रही थी। अपनी बदनामी और कोर्ट कचहरी से तंग आकर उसने एक दिन खुद को आग लगा ली। सच ये नहीं है सर, सच ये है कि अभय और मैं नदी किनारे घूमने गए थे, जहाँ पर फिसल जाने से उनकी मौत हो गई थी। उन्हें अपने मरने की इंट्यूशन शायद पहले ही हो गई थी, इसीलिए उसने अपने मरने के कुछ दिन पहले ही घर और जमीन सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। शायद इसीलिए ससुर जी मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। खामोश हो जा लड़की, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ पर झूठ बोली जा रही है। मेरे बेटे ने कोई घर जमीन इसके नाम नहीं किया। विश्वास कीजिए मेरा इंस्पेक्टर, मेरे पास इसे झूठ साबित करने के लिए एक पक्का ठोस सबूत है सर। दिखाइए। उसके लिए कहीं जाना पड़ेगा। इस गली में हमारे घर की पुरानी नौकरानी बसंती रहती है। वो इस झूठी पायल का नकली नकाब नोच डालेगी। यहाँ तो ताला है। हमें भी दिख रहा है। रुको रुको रुको। जी साहब, ये बताओ, इस घर में जो लेडी रहती है बसंती, कहाँ मिलेगी वो? किसी ने आपको गलत बता दिया है साहब। अरे इस घर में तो क्या, इस पूरे गांव में बसंती नाम की कोई महिला नहीं रहती। चलिए मैं चलता हूँ साहब, राम राम। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। मैं खुद 2 बार उसे यहाँ छोड़ चुका हूँ। आपका भी कमाल है मनोहर जी। पायल झूठ बोल रही है, यहाँ रहने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है कि 1-2 घंटे में आप हमें भी झूठा बोलने वाले हैं। ये किसका फोन है भाई? हाँ हेलो, क्या? ठीक है, जल्दी से अभी फोटो सेंड करो मुझे। तो मनोहर जी, बात ऐसी है कि शहर से बाहर जंगल में एक महिला की लाश मिली है। ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं क्या? हाँ, ये तो बसंती है। किसने मारा इसे? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि बसंती का कातिल कौन है। सर, अगर बसंती यहीं रहती थी तो वो आदमी झूठ क्यों बोल गया कि यहाँ कोई बसंती नहीं रहती? वो जरूर क्रिमिनल्स का आदमी होगा। ये मामला जितना छोटा लग रहा था उतना है नहीं कामिनी जी। कुछ तो बड़ा चल रहा है। तो सर, मैं उस साइकिल वाले को पकड़ूं? कामिनी जी, वो परिंदा साइकिल पर था, जाने किस गली में मुड़ा होगा। अरे उसे पकड़ना मुश्किल है, आप छोड़िए उसे। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां सोचते हैं कि आगे क्या करना है। इंस्पेक्टर, एक और तरीका है पायल का सच जानने का। पायल रॉयल कंपनी में जॉब करती थी। मैं उसके मैनेजर जगन को कॉल करता हूँ, वो बता देगा कि ये पायल नकली है। 1 मिनट सर। जगन बेटा, मेरे बगल में जो लड़की खड़ी है, इसे पहचानते हो? ये आपकी बहू पायल है सर, और हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉई है। क्यों, क्या हुआ? कोई नया खेल खेला जा रहा है क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक आदमी पूरी दुनिया खो दे सकता है, लेकिन माँ बाप को नहीं। इंस्पेक्टर, आप पायल के माता पिता को बुलाइए। उनके आते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहिए इंस्पेक्टर, क्यों बुलाया आपने? अरे पायल बेटा, समझी जी,
आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? श्याम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका समधी हूँ, ठीक है, पर ये आपकी बेटी पायल कैसे हुई? ये कैसा बेहुदा मजाक है मनोहर जी? पायल मेरी बेटी है तो बेटी है, कैसे हुई का क्या मतलब? ओह गॉड, नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। पता नहीं श्याम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बात ऐसी है मनोहर जी कि आपने जितने भी लोगों को सामने लाया है उन सभी ने इन्हें ही पायल बताया है। अब आप भी मान जाइए कि यही पायल है और आप अपनी बहू के साथ खुशी से चैन से रहिए, क्या दिक्कत है? एक मिनट इंस्पेक्टर, मेरे पास एक और सबूत है। सुन लड़की, अगर तू सच में मेरे बेटे की पत्नी है तो मेरे बेटे के शरीर की कोई निशानी बता। अभय के दाहिनी जांघ पर एक बड़ा तिल था। उसके बाएं पैर के घुटने पर बचपन से ही रेड मार्क था। उसकी छाती पर एक कट का निशान था जो ब्लेड से खेलते हुए लग गया था। इतना काफी है या और कुछ भी बताऊं ससुर जी? मनोहर जी, इन्होंने जो कहा वो सही कहा? सही कहा, पर मैं अभी भी कहूंगा कि ये लड़की मेरी बहू पायल नहीं है। मनोहर जी, आपके पास और कोई ठोस सबूत है जिससे साबित हो सके कि ये असली पायल नहीं है? मेरे पास अभी भी एक आखिरी और सबसे ठोस सबूत है, और वो है पंडित गोपाल दास, जिसने अभय और पायल की शादी कराई थी। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। हेलो पंडित जी, आप MG रोड पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? जी 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 इंस्पेक्टर साहब, पंडित जी कल सुबह 9 बजे आ जाएंगे। जी नहीं, ये वो पायल नहीं है जिससे इनके बेटे अभय की शादी हुई थी। वो तो कोई और थी। देखा इंस्पेक्टर, आपने सुना, ये मेरी बहू पायल नहीं है। अब तो आपको यकीन हो गया ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मनोहर जी, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि ये लड़की जो आपको बेवकूफ बना रही है ये आपकी बहू पायल नहीं है। लेकिन बेटा, ये आपका बेटा अभय जरूर है। क्यों बसंती, तुम जिंदा हो? क्यों? इसे जिंदा देख हैरान हो गए तुम दोनों? कुछ समझ आया या नहीं? अरे मैं समझाता हूँ ना। तो मनोहर जी, बात ऐसी है कि आपके प्रिय बेटे ने पायल को जलाकर मार डाला और उसे कहीं दफना दिया। इस बीच पायल के माता पिता ने आपके बेटे पर पायल को गायब करने और मारने का केस दर्ज कर दिया। अब इससे छुटकारा पाने के लिए तुम बाप बेटे ने किसी XYZ की बॉडी को जलाकर उसे अभय की लाश प्रूफ कर दिया। अब इससे कोर्ट केस तो बंद हो गया, लेकिन भगवान की अदालत में जो केस एक बार खुल जाता है ना, वो बंद नहीं होता। तो जिस जगह पायल की लाश को तुम्हारे बेटे ने दफनाया था उसे एक डॉगी ने खोद कर बाहर निकाल लिया, और उसके बाद श्याम जी और अनीता जी ने आपके बेटे को कानपुर मार्केट में देख लिया और मुझे खबर कर दिया। बस, जिसके बाद मैंने भी एक नाटक का जाल तैयार किया और तुम दोनों बाप बेटों को उसमें फंसा लिया। तो मनोहर जी, ये पायल नहीं बल्कि लाल चौक थाने की इंस्पेक्टर रागिनी सिंह है, जो ड्रामा कंपनी में भी काम करती हैं, और आज इनका ड्रामा यहाँ काम आया। वेल डन रागिनी, वेल डन, थैंक यू। आपने मुजरिम को पकड़ने के लिए हमारी बहुत अच्छी मदद की है। वेल डन, वेरी गुड। ये तो मेरा फर्ज था सर। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों बाप बेटे को छोड़िएगा मत। आप टेंशन मत लीजिए, ये आदमी नहीं बचेगा, मेरा वादा है आपसे। जितनी बेरहमी से तूने पायल को मारा था ना, अब उतनी ही बेरहमी से मैं तुझे सजा दिलवाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के कातिल को पकड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ इंसाफ हुआ है। श्याम जी, इंसाफ तो भगवान करता है, हम सब तो एक जरिया है बस, और क्या। एक न एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है, उसे सजा जरूर मिलती। और मुकेश, कैसा है दोस्त? ठीक हूँ। और ये तेरा पैर कैसा है? जो है तेरे सामने है। अब प्लास्टर हटेगा तो पता चलेगा कि अंदर के हाल क्या हैं। अरे बस 1 महीने की तो बात है। अरे प्लास्टर हट जाएगा, तेरा टेंशन ना ले। फिर उसके बाद तू बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा बे। डिग 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 डिग, और क्या है?
तू भी कमाल करता है यार, मरते हुए को भी हंसा देता है तू। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर इस रंगीन रात में किस हसीना का फोन आ रहा है? और ये मोबाइल की जगह लैंडलाइन खनखना रहा है, क्यों भाई? पूछ कर बताता हूँ। हेलो, शर्म कर राक्षस है। अरे कुछ नहीं, ये जुगल बोल रहा था कि किसी हसीना का फोन है, पर निकला तू राक्षस। प्रमोद, अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। अबे साले लंगड़ा नहीं होता तो आ जाता खुद ही। हाँ चल बाय, सोचने तो दे कुछ। अरे ये क्या बोल रहा था राक्षस, आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली 12 बजे उसकी मुंबई की फ्लाइट है। हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे उससे लेने थे। अबे तो मुझसे ले लेना, मेरे पैसों को क्या दीमक लगा है? मुझसे ले ले बस। जब राक्षस वापस आ जाए तो मैं उससे ले लूंगा, सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं है, अमाउंट बड़ा है, 2 करोड़ है, वो भी ब्लैक। मुझे एक नए स्टार्टअप में डालने हैं, इसीलिए अभी चाहिए। तू ला सकता है क्या? क्यों नहीं, अभी ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल करके प्रमोद को बता देता हूँ कि तू पहुंच रहा है पैसे लेने। प्रमोद, अब क्या हुआ तुझे यार? प्रमोद, प्रमोद आके खोल, प्रमोद होश में आ। खून खून, सांप को मार दिया, मार दिया, खून खून। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ तो भैया रामू, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ अब बताओ, क्या देखा तुमने? साहब, मैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने गया था, तब मालिक ठीक थे। कुछ देर बाद जुगल साहब को आते देखा, इनके पीछे पीछे मैं भी आ गया तो देखा इनके हाथ में चाकू है और मालिक मरे पड़े हैं। सर ये सच नहीं है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रमोद ऑलरेडी मरा हुआ था। मैं तो बस उसके शरीर में घुसा हुआ चाकू निकाल रहा था सर, और कुछ नहीं। साहब मालिक के बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ये हैं और 2 और हैं। इन सब की मीटिंग भी यही हुई थी, जिसमें मालिक और इनकी पैसों को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्हें। अरे हाँ, दी थी धमकी। गुस्से में आदमी कुछ भी बकता है, मैंने भी बक दिया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं उसे मार ही डालूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा झगड़ा प्रमोद का मुकेश और विक्रम से हुआ था सर। लेकिन जुगल साहब, आप प्रमोद से मिलने क्यों गए थे? मैं मिलने नहीं बल्कि मुकेश के पैसे पिक करने वहाँ गया था सर। मुकेश के पैर में प्लास्टर है इसलिए। लेकिन वहाँ तो पैसों का कोई बैग ही नहीं था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर। जुगल सच कह रहा है सर। एक्चुअली रात 10 बजे प्रमोद का कॉल आया था, थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने जुगल को भेज दिया। मिस्टर मुकेश और मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे पता चला है कि आप दोनों से प्रमोद का बड़ा झगड़ा हुआ था, तो जरा आप इस पर थोड़ा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा होगा। बताइए। अरे मैंने प्रमोद से 50 लाख रुपए लोन लिया था, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। मुकेश बीच बचाव में आया तो इसी चक्कर में बातें इसे भी सुननी पड़ी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। सर प्रमोद थोड़ा गर्म दिमाग जरूर था, लेकिन जितना जल्दी वो गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाता था। देखिए मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा है मुकेश जी कि प्रमोद उस झगड़े के बाद भी नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन कोई तो है जो नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम जी, कहाँ थे कल रात आप? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विक्रम, जो होगा बोलने से होगा। बोलिए। सर मैं क्लब 59 में अपने गर्लफ्रेंड भारती के साथ था। गर्लफ्रेंड का फोन एंड एड्रेस? सर विक्रम सच बोल रहा है, वो रात 8 से आधी रात 12 बजे तक भारती के साथ बिजली क्लब में ही था। मैंने क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर।
लेकिन उसकी सीडीआर से पता चला है कि उसने प्रमोद को करीब 9 बजे कॉल किया था। कामिनी जी, इतना काफी है उससे मुलाकात करने के लिए। चलिए। मैंने लोन लेने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात शुरू होती वहाँ कोई आ गया था। कौन? पता नहीं सर, लेकिन प्रमोद ने उससे ये जरूर पूछा था कि तू उधर से क्यों आया है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने फोन कट कर दिया। सर, विक्टिम प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यस, प्लीज प्लीज लाओ, इधर लाओ, दिखाओ। तो खून 9 से 10 बजे के बीच हुआ है ना? तो फिर उसने रात 10 बजे कॉल कैसे किया मुकेश को? और अगर ऐसा होता तो खून का समय 10 से 11 के बीच का होता। दाल में कुछ तो काला है कामिनी जी। सर, फोन की घंटी बज रही है। फोन की नहीं कामिनी जी, दिमाग की घंटी बज रही है, जो हमें खूनी तक पहुंचाएगी। मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। थोड़ा शांति तो रखिए। चलिए। कहिए इंस्पेक्टर, क्या जानना है आपको? अरे जानना वानना कुछ नहीं है मुकेश जी, सब पता है हमको। हम तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, बस। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए, ऐसा है मुकेश जी कि जिस परिस्थिति में प्रमोद का खून हुआ है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी और का भी मरना तय है। इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना? चलिए। और हाँ, अरे जुगल भी तो जमानत पर बाहर ही है। चलिए, चलते हैं हम फिर। थैंक यू इंस्पेक्टर, इन्फॉर्म करने के लिए। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है, मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर, मुझे बचा लीजिए। जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा, पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, मेरे पीछे वो चाकू लेकर। बेटा, तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने। तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश, ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था।
जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं। तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे? और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार। दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना। नेहा और विजय की नई नई शादी हुई है। दोनों बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। सुबह होते ही नेहा जाग गई और उसने बड़े प्यार से विजय को जगाया। गुड मॉर्निंग बेबी, चलो अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी आना है। मुझे घर के लिए सामान खरीदना है। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। क्या तुम भी बोरिंग सी बात कर रही हो? हमारी नई नई शादी हुई है। तुम घूमने फिरने की बजाय ये घर के कामों में लग गई। घर के कामों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अब बहाने मत बनाओ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। विजय अपने बिस्तर से उठा और वॉशरूम गया और ब्रश करने लगा। ब्रश करते करते उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर गया। नेहा, नेहा, नेहा! विजय की आवाज सुनते ही नेहा दौड़ती हुई विजय के पास आई। विजय, विजय, क्या हुआ तुम्हें? विजय, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नेहा ने घबराते हुए डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर, मैं नेहा जैन बात कर रही हूँ। विजय की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर विजय के घर पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेथ हो चुकी थी और नेहा उसके बगल में बैठकर रो रही थी। डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। मैं डॉक्टर चौधरी बात कर रहा हूँ। आप प्लीज डिवाइन हाउस में आ सकते हैं? एक इमरजेंसी है। यहाँ अभी अभी मिस्टर विजय की मौत हुई है। ओके, हम 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से विजय के घर पहुँचे। क्या हुआ था इन्हें? पता नहीं सर, अचानक से इनके सीने में दर्द होने लगा। मैंने डॉक्टर को भी कॉल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। विजय की डेथ के बाद नेहा बहुत अपसेट रहने लगी। विजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। एक दिन जब नेहा चाय पी रही थी तो उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ी। आज पेपर में बिजनेसमैन रंजन की न्यूज दिखाई दी, जो करोड़ों का मालिक था और एक पेंटिंग का एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए वो मुंबई शहर में आने वाला था। न्यूज पढ़कर नेहा ने एक हल्की सी स्माइल दी और 2 दिन बाद नेहा उसी पेंटिंग के एग्जीबिशन में गई जहां रंजन आने वाला था। थोड़ी देर बाद रंजन भी वहां आ गया। रंजन पेंटिंग को देख रहा था। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। रंजन पेंटिंग देख ही रहा था कि उसकी नजर नेहा पर पड़ी। नेहा एक टेबल के पास चेयर पर बैठी थी। नेहा को देखकर रंजन उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद रंजन नेहा के पास गया। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नेहा ने सिर हिलाते हुए हाँ बोला। रंजन नेहा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा विजय की आंखों से ओझल हो गई। रंजन एग्जीबिशन खत्म करके अपनी गाड़ी से वापस जा ही रहा था कि अचानक गाड़ी के सामने नेहा आ गई और गिर गई। रंजन ने गाड़ी से बाहर आकर देखा तो वो नेहा थी। नेहा जो बेहोश पड़ी थी। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो नेहा को अपने घर ले आया। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली तो वो नई जगह पर थी। वो बेड से उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी रंजन वहां कॉफी लेकर आया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। तुम यहाँ? और मैं कहाँ हूँ? और मैं यहाँ कैसे आई?
तुम ये क्या कर रहे हो? और ये कौन सी जगह है? अरे धीरे धीरे, इतने सारे सवालों के जवाब देते देते तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। रंजन और नेहा ने कॉफी पी और रंजन नेहा को छोड़ने के लिए उसके घर गया। ऐसे ही रंजन और नेहा में दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे रंजन को नेहा पसंद आने लगी। वो दोस्ती के नाम पर उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा। एक दिन जब रंजन नेहा के घर आया था और नेहा से बात कर रहा था, तभी वहाँ चित्रा आ गई। चित्रा विजय की सगी बहन थी जो अमेरिका में थी। विजय की मौत के बाद वो नेहा से मिलने आई थी। उसके बाद रंजन वहाँ से चला गया। नेहा और चित्रा विजय को याद करके रोने लगे। अगले दिन रंजन फिर से नेहा को मिलने आया, लेकिन उसने देखा कि चित्रा पेंटिंग कर रही है। रंजन चित्रा के पास गया और उससे बात करने लगा। आपको पेंटिंग आती है? आपको पेंटिंग करना पसंद है? हाँ, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और इसी सिलसिले में मैं अमेरिका गई थी। विजय भैया की इच्छा थी कि मैं एक फेमस आर्टिस्ट बनूं। चित्रा जी, आप तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाती हैं। इन पेंटिंग्स को तो एग्जीबिशन में होना चाहिए। चित्रा और रंजन बात कर ही रहे थे कि नेहा वहां पर आ गई। दोनों को बात करते देख नेहा गुस्से में आग बबूला होने लगी। धीरे धीरे चित्रा और रंजन के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और नेहा इनसिक्योर फील करने लगी। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी नेहा से मिलने उसके घर गए। मिस नेहा, हमें विजय के बारे में जानकारी चाहिए। क्या विजय को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी? हाँ सर, विजय ने मुझे बताया था कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। ओके। एक दिन चित्रा घर पर नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी वहां रहने के लिए, और इसी बात का फायदा उठाकर नेहा ने पार्टी के बहाने रंजन को घर पर बुलाया। नेहा अच्छे से तैयार होकर रंजन का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद रंजन आ गया। डोरबेल बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो रंजन नेहा को देखता ही रह गया। नेहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, प्लीज कम। नेहा और रंजन साथ में एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तभी रंजन ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा भी यही चाहती थी कि रंजन उसे प्रपोज करे। नेहा, विल यू मैरी मी? क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ शेयर करोगी? रंजन, तुम तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरे पति विजय की 2 महीने पहले ही मौत हुई है और मैं उनके गम से अब तक बाहर नहीं आई हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी कंपनी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं समझ सकता हूँ नेहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। अगले दिन जब चित्रा घर लौटी तो नेहा ने ये बात चित्रा को बताई कि रंजन उससे शादी करना चाहता है। चित्रा ने नेहा से थोड़ी देर बात की, उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नेहा ने चित्रा और रंजन को बात करने के लिए बुलाया और उन्हें ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीते ही चित्रा और रंजन को नींद आने लगी। ये क्या हो रहा है? भाभी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मेरा भी सर चकरा रहा है। तुम दोनों ने क्या मुझे पागल समझा है कि तुम मेरे खिलाफ चाल चलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? नेहा ने बताया कि उसे सब पता चल चुका है कि रंजन और चित्रा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और उसे फंसाने के लिए दोनों ने ये प्लान किया था। नेहा ने बताया कि आज सुबह जब चित्रा वॉशरूम गई थी तब नेहा उसके कमरे में गई थी और उसने चित्रा का मोबाइल चेक किया था। तभी उसे चित्रा और रंजन के रिलेशन के बारे में पता चला। लेकिन तुमने भैया को क्यों मारा? वो तो तुमसे प्यार करते थे, पैसों के लिए। मैंने विजय से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और शादी के अगले ही दिन मैंने विजय की टूथपेस्ट में एक ऐसा लिक्विड मिलाया था जो बॉडी में जाते ही हार्ट की नसों को बंद कर देता है और एक ही घंटे में शरीर से उड़ जाता है, जिससे किसी को पता नहीं चलता कि मरने वाला आखिर मरा कैसे। सबको यही लगता कि वो हार्ट अटैक था। नेहा के ऐसा कहते ही वहाँ की लाइट्स ऑन हो गई और नेहा ने अपने सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को पाया।
और अब तक जो चित्रा और रंजन बेहोश होने का नाटक कर रहे थे वो अब ठीक थे। चित्रा नेहा के सामने आई और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। तुम्हारे ऊपर मुझे पहले से ही शक था कि भैया की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा, इसीलिए मैं अमेरिका से वापस आई थी सच जानने के लिए। और उस दिन जब इंस्पेक्टर राठौड़ को आपने ये बताया कि भैया को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं उसी दिन पुलिस स्टेशन गई थी। सर, मेरे भाई विजय को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखता था। मैं अमेरिका में जरूर थी, लेकिन विजय भैया से मेरी हमेशा बात होती रहती थी। वो बिल्कुल ठीक थे। और नेहा के बारे में मुझे यहाँ आने के बाद एक और बात पता चली है। वो क्या? सर, नेहा की इससे पहले भी 2 शादियाँ हुई थी और दोनों पति शादी के दूसरे दिन ही हार्ट अटैक से मर गए थे। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना सर? ये नेहा बहुत चालाक है, इसके साथ भी हमें चालाकी से पेश आना होगा। चित्रा ने बताया कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ, रंजन का प्रपोज करना, नेहा का उस पर शक करना, उसका मोबाइल चेक करना, यहाँ तक कि ड्रिंक पीने का नाटक करना, ये सब उसका एक प्लान था ताकि नेहा अपना गुनाह खुद ब खुद कबूल कर ले। अब चलिए मिस नेहा जी, 3 खून किए हैं आपने, अब तो आपकी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। वो तो है कामिनी। थैंक यू सो मच चित्रा। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपकी वजह से मेरे भाई को न्याय मिला है।